और बिना किसी देरी के मैं अपनी पीपीटी आप सभी के सामने शेयर करूंगा। और वो है आज का टॉपिक हमारा, साइड इफेक्ट ऑफ डायबिटीज मलाइटस। डायबिटीज क्या बीमारी है ये तो सब जानते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ये ना जानता हो कि डायबिटीज क्या है ना। तो इसके बारे में बताना जरूरी नहीं कि डायबिटीज क्या है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार डायबिटीज होती क्यों है, किस तरीके से होती है, उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज इज ए क्रॉनिक कंडीशन। वाकई में नॉर्मल ना लीजिएगा कि मेरा 200 है, मेरे तो बहुत आराम से मेरी बॉडी झेल लेती है, तो बहुत आसान है, मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे हमारी तो खानदानी बीमारी है, अरे मेरी तो बॉडी ऐसी है, मेरा तो 300 में कुछ पता नहीं चलता, इतना तो मेरा नॉर्मल है, इतना तो मेरी आम बात है। ये सब ना आपको अपने मन को संतुष्ट करने वाली आपकी स्टेटमेंट है कि मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपको पता नहीं चलेगा कि दीमक की तरह अंदर से पूरी चाट जाएगी आपको डायबिटीज, आप कहेंगे अरे बाप रे, मुझे पता तो था, उस टाइम पे 350 था, मेरा 400, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो डायबिटीज इज ए क्रॉनिक कंडीशन, बहुत क्रॉनिक कंडीशन है। आपको डायबिटीज लेवल को मेंटेन रखना चाहिए। और उसको मेंटेन, आपको लग रहा है कि आज, अरे आज तो मैंने चेक किया था, मेरा फर्स्ट क्लास था, 114 था, क्योंकि कल शाम को आपने खाना नहीं खाया था। और आप जानबूझ के उसी दिन चेक करेंगे कि जिस दिन आपने रात को खाना नहीं खाया होगा, अरे आज तो मेरी कम से कम आएगी। और मैं अपनी शुगर अपने फैमिली मेंबर को दिखाऊंगा, देखो मेरी कितनी कम शुगर आई है। आप अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, है ना। आपको क्या करना है कि आपको डायबिटीज को मेंटेन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हर 3 महीने में आप अपना एक टेस्ट करें, दैट इज HbA1c। HbA1c में आपकी पूरी पोल खुल जाएगी कि आपका कंट्रोल कैसा है डायबिटीज को लेकर के। HbA1c, जो लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं टेस्ट का नाम। हर 3 महीने में एक टेस्ट किया जाता है HbA1c। तो आपका पूरा 3 महीने का एवरेज बताएगा आपका कितना चल रहा है। बहुत अच्छा जो कंट्रोल है वो है आपका 5.5। 5.5 आप लेवल पर ले आइए डायबिटीज, तो फिर कोई समस्या नहीं है। और अगर आपका, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को डायबिटीज जो HbA1c है 7.5 रहता है, किसी किसी का 10.5, 12.5, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो दीमक शरीर में बहुत सारे फैल चुके हैं। वो सारे दीमक शरीर में फैल चुके हैं, पूरे शरीर को चाट जाएंगे और अचानक से समस्या होगी। देखिए, आप फील करके देखिए, आप गोल्ड लाइन भी बन जाएंगे, आप डायरेक्टर लाइन भी बन जाएंगे, सब कुछ बनेंगे आप। और आप इंटरनेशनल टूर आप के लेंगे, आपकी टीम में भी बहुत सारे लोग ले रहे होंगे। और जब आपका टूर अचीव हो चुका होगा और पता पड़ा हफ्ते में आप 3 बार डायलिसिस के लिए जा रहे होंगे, तो फील करके देखिए उस पैसे का क्या फायदा होगा। कोई फायदा नहीं। तो अपने डायबिटीज को कंट्रोल करके रखना है। सबसे पहले तो आप ये नियम बना लीजिए, और हर 3 महीने में आप HbA1c जरूर कराएं। और डायबिटीज के साइड इफेक्ट को कैसे खत्म कर सकते हैं, किन सप्लीमेंट से खत्म कर सकते हैं, आज हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज के जो साइड इफेक्ट्स है उनको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे सप्लीमेंट हैं जो डायबिटिक पेशेंट को जरूर लेने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मैं, मेरे को तो खाली मैं जिमनेमा लेता हूँ बस मेरा काम चल जाता है, नहीं। जिमनेमा के अलावा ऐसे कौन से सप्लीमेंट हैं जो डायबिटिक पेशेंट को लेने चाहिए। और अभी मैं जहाँ पर बैठा हूँ अपना सेशन के लिए, यहाँ पर मेरे पास ढेर सारे सप्लीमेंट है जो डेली में लेता हूँ बिना किसी के रिकमेंड किए। मुझे पता है कि मुझे अपने आप को मेंटेन रखना है, क्योंकि डायबिटीज के साइड इफेक्ट अगर आ गए तो आप कितना भी लेवल अचीव कर लीजिए, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो जो डायबिटीज है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं यार, एक गुलाब जामुन फालतू खा लेते हैं, है ना, और साथ में 2 चिमनी में फालतू खा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जो फ्लक्चुएटिंग डायबिटीज है ना, वो बड़ी खतरनाक है। अब मैं ये नहीं कहता कि आप कभी जिंदगी में मीठा नहीं खा सकते, यू कैन टेक एवरीथिंग इन माइल्ड फॉर्मेशन, नॉट मॉडरेट नॉट सीवियर। आपका कभी मन करता है कि नहीं यार मुझे आज मीठा खाने का मन है, वैसे तो जो हमारी जिम ने वो स्वीट क्रेविंग को खत्म करती है, लेकिन आपका कभी मन भी करता है, आपने ठीक है एक बर्फी का पीस खा लिया, ठीक है हो गया। अब ये नहीं कि आप सुबह से लेकर आप चाय भी मीठी पी रहे हैं, और आप जो जहां भी आपको पूरे दिन में मीठा मिल जाता है वो मीठा भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको डायबिटीज को आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। तो डायबिटीज इज ए क्रॉनिक कंडीशन वेयर द बॉडी either does not produce enough insulin or cannot effectively use the insulin it produces। यानी कि आपकी जो बॉडी है वो या तो ठीक से इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर रही है, या फिर
जो इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर रही है, या फिर आपका जो इंसुलिन लेवल है, ग्लूकोज जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए आपकी इंसुलिन बहुत कम है। दिस लीड्स टू एलिवेट ब्लड शुगर लेवल्स। एलिवेट मतलब इंक्रीजिंग फॉर्म है, एलिवेशन। दिस लीड्स टू एलिवेट ब्लड शुगर लेवल। आपका शुगर लेवल को बढ़ा देती है अगर आपका पैनक्रियास ठीक से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। और ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो आपका ग्लूकोज लेवल डेफिनेटली आपका बढ़ेगा, विच कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम इफ लेफ्ट अनमैनेज्ड। और ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम दे सकता है अगर आपने उसको ठीक से मैनेज नहीं किया। तो क्या क्या ये कॉमन सिम्टम्स हैं डायबिटीज के, वो देखेंगे। जो एक आम आदमी की, कभी कई बार लोगों को पता नहीं चल पाता कि मुझे डायबिटीज है भी या नहीं है। और जब पता चलता है तो बहुत सारी चीजें खराब हो चुकी होती है। अब ये देखिएगा इनमें से कौन सा सिम्टम्स आपको हो रहा है शरीर के अंदर। नंबर 1 है इंक्रीज थर्स्ट, जरूरत से ज्यादा प्यास लगना। एक्सेसिव थर्स्ट is one of the hallmark symptom of diabetes, as the body tries to flush out excess blood sugar through increased urination। और कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत जरूरत से ज्यादा प्यास लगती है और बॉडी क्या करती है कि वो फ्लश आउट करती है आपका ब्लड शुगर को यूरिनेशन के थ्रू, और आपको बार बार प्यास लगती रहती है और आप जरूरत से ज्यादा पानी पीते हैं। और अगर आप जरूरत से ज्यादा पानी पिएंगे तो किडनी के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। पानी जितना चाहिए आपको उतना पीना चाहिए। ये नहीं कि आप एक दिन में 10 लीटर पानी पीना शुरू कर दें, 12 लीटर पानी पीना शुरू कर दें, जी मैं बहुत पानी पीता हूँ, बहुत अच्छी बात है पानी पीते, लेकिन इतना भी नहीं कि किडनी के ऊपर इफेक्ट आ जाए। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, डायबिटीज कॉजेज द किडनी टू वर्क ओवर टाइम टू फिल्टर एंड एक्सक्रेट द एक्सेस ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम। जो डायबिटीज है वो क्या करती है, किडनी, जो किडनी आपकी काम कर रही है वो क्या कर रही है कि जो एक्सेस फ्लूइड है आपकी ब्लड के अंदर उसको बाहर निकालने का काम करती है। और जिसको डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, जिनका 300 400 डायबिटीज चल रहा है, उन लोगों को यूरिनेशन बहुत ज्यादा होता है, जरूरत से ज्यादा यूरिनेशन होता है, लीडिंग टू मोर फ्रिक्वेंट ट्रिप्स टू द बाथरूम। आप देखेंगे डायबिटिक पेशेंट, अच्छा वो ध्यान भी नहीं देते ना, ना तो वो एलोपैथिक मेडिकेशंस लेते हैं, ना वो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जिम्नेमा लेते हैं तो साथ में एलोपैथिक मेडिकेशंस बंद कर दें, उसके साथ साथ आपको जिम्नेमा लेनी चाहिए। एलोपैथिक मेडिकेशंस ग्रेजुअली, धीरे 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 धीरे, जब आपका HbA1c 5.5 तक आ जाए तो तब उसके बाद आपको धीरे धीरे आपकी जो डोजेज हैं एलोपैथिक की वो आपको धीरे धीरे रिड्यूस करनी चाहिए एक साथ। अब जो लोग टैम्स में जो आपको ज्वाइन करते हैं, जिमनीमा का डेमो देखते हैं, वो इतने मोटिवेट हो जाते हैं, कहते हैं भैया आज से ये सारी दवाइयां फेंक दो, अब तो मैं सिर्फ जिमनीमा खाऊंगा, मैंने बहुत अच्छा डेमो देखा है। देखिए सप्लीमेंट का इफेक्ट बॉडी के अंदर आने में 15 दिन से ज्यादा लगते हैं, 15 से 20 दिन, 25 दिन भी लगते हैं। और ऐसा नहीं होगा कि आज आपने आपने जिमनेमा खाया और इंस्टेंट आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो गया। ये धीरे धीरे ग्रेजुअली, क्योंकि रूट पे काम करता है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो इसके जो साइड जो कॉमन सिम्टम्स हैं डायबिटीज के, आपको लगेगा कि मुझे बहुत जरूरत से ज्यादा प्यास भी लग रही है, मेरे को जरूरत से ज्यादा यूरिनेशन भी है, जाना पड़ रहा है। आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2-3 बार जा सकते हैं। अब आपको बार बार जाना पड़ रहा है तो इसका मतलब है, कई बार लोग सोचते हैं कि मुझे इतनी कम उम्र में प्रोस्टेट तो नहीं हो गया। अब देखो ना, प्रोस्टेट ऐसा नहीं कि किसी को 20 साल के, 25 साल, 30 साल की उम्र में प्रोस्टेट हो गया। तो प्रोस्टेट की भी अलग अलग रीजन है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और यूरिन रुक रुक के आना, दोनों में डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है। उसके बाद है ब्लड विजन, आपको लगता है कि मेरी आंखों का नंबर बहुत कम एज में आ गया है और ये बार बार नंबर बढ़ रहा है, तो कहीं मुझे डायबिटीज तो नहीं है। हाई ब्लड शुगर लेवल कैन कॉज द लेंस ऑफ द आई टू स्वेल। जो आपकी आंखों का जो लेंस है, जब आपका शुगर लेवल बढ़ता है उसका इफेक्ट ना आपकी आंखों में आता है, जिसको बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो उसका जो लेंस के ऊपर स्वेलिंग आएगी, लीडिंग टू टेम्परेरी ब्लड और फ्लक्चुएटिंग विजन। आपका विजन बहुत स्पीड से फ्लक्चुएट होगा जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ डायबिटीज। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस,
अब बहुत सारे लोग अपने डायबिटीज को छिपाने के लिए ना बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। उनसे पूछो कि भाई क्या हो गया, तुम्हारा वेट एकदम बड़े कमजोर से लग रहे हो। नहीं 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 नहीं, वो ना मैं मेंटेन कर रहा हूँ अपने आप पे। अरे भैया मेंटेन नहीं कर रहे हो आप अपने आप को, क्योंकि डायबिटीज की वजह से आपका वेट लॉस हुआ, ये आप एक्सेप्ट ही नहीं करते हो कि डायबिटीज की वजह से आपका वेट लॉस हो रहा है, क्योंकि आपका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, इसलिए अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है। डायबिटीज प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम प्रॉपरली यूजिंग ग्लूकोज फॉर एनर्जी। जो डायबिटीज है वो लगातार, देखो ग्लूकोज आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि अगर आप ग्लूकोज ही नहीं, आपके खाने में भी ग्लूकोज है, हर चीज में ग्लूकोज है, आपको एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है। कॉजिंग द बॉडी टू बर्न फैट एंड मसल्स फॉर फ्यूल इंस्टेड। अब जब डायबिटीज लेवल मतलब ग्लूकोज लेवल बहुत जरूरत से ज्यादा जाने लगेगा, तो फिर क्या होगा आपका। अब जरूरत से ज्यादा एनर्जी नहीं है कि आप ज्यादा मीठा खा रहे हैं या ग्लूकोज लेवल आपकी बॉडी में ज्यादा जा रहा है तो आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। वो क्या करेगा, आपका धीरे 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 वेट लॉस करना शुरू कर देगा। और वेट लॉस आपके बाजू बहुत पतली पतली होने लग जाती है। और आपको यह पूरी मसल्स लॉस होने लग जाता है। और आपके लोअर लिम्स यानी पेट के नीचे से और पैरों तक आपके पैर बिल्कुल दुबले पतले होने लग जाते हैं। इसका मतलब है आपका अनकंट्रोल डायबिटीज है। और आप जानबूझ के चेक नहीं करते, नहीं यार चेक करना पड़ गया ना, तो फिर यार वो परहेज करना पड़ जाएगा। और दिमाग में ना वो टेंशन हो जाएगी। अब ये सोच कर के मुझे टेंशन हो जाएगी या फिर मुझे परहेज करना पड़ जाएगा, इस चक्कर में आप डेली मॉनिटर ही नहीं करते हो कि भाई आपका ग्लूकोज लेवल क्या चल रहा है। देखा जाएगा, आप सोचते हैं देखा जाएगा, जब बढ़ेगा तो फिर कंट्रोल कर लेंगे। अब ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि अभी आपको नहीं पता, जो डायबिटिक अभी आपको नहीं पता इस टाइम आपका कितना है। रैंडमली डेली चेक कर लो, कभी रैंडम कर लो, कभी फास्टिंग कर लो, कभी पीपी कर लो, कभी एक दिन छोड़ के एक दिन कर लो। मैं ये नहीं कहता कि आपको डेली आपको टेंशन होगी कि मैं डेली डेली कैसे करूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन कर लो। एक दिन छोड़ के एक दिन ही कर सकते, हफ्ते में 3 बार कर लो, इतना तो कर सकते हो कि हफ्ते में 3 बार आप अपना डायबिटीज चेक कर लो। एक दिन आप फास्टिंग कर लो, एक दिन आप पीपी कर लो, एक दिन आप रैंडम कर लो। यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला और एक खाली पेट वाला और एक रैंडम। आपको पता चल जाएगा नहीं यार आज तो मेरा शुगर 250 है, इसका मतलब मैंने कल क्या खाया था, मैंने ये खाया था, नहीं यार परहेज करना है। क्योंकि दीमक अंदर शरीर को चाट रही है, यानी डायबिटीज शरीर को खोखला कर रही है। ठीक है ना। शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट क्या है डायबिटीज के, जो बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं। नंबर 1, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्या है, हाई ब्लड शुगर लेवल कैन लीड टू इंक्रीज थर्स्ट। जब आपका शुगर लेवल एकदम से बढ़ेगा तो वो आपके प्यास को भी ज्यादा बढ़ाएगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार आप यूरिनेशन के लिए भी जाएंगे। और ब्लड विजन भी होगा। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर उसको ट्रीट नहीं किया, इट कैन प्रोग्रेस टू डायबिटिक कैटा एसिडोसिस। कैटो एसिडोसिस क्या होता है कि आपके यूरिन में कीटोन्स जाने शुरू हो जाएंगे, प्रोटीन लॉस होना शुरू हो जाएगा, किडनी के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे क्रेटिनिन लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। और कीटो एसिडोसिस क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अगर आपके यूरिन में कीटोन्स जा रहे हैं, उसकी पहचान कैसे होगी, जब आप यूरिन पास करते हैं तो आप फ्लश में देखेंगे बहुत ज्यादा फॉर्मी आपका यूरिनेशन होगा, जस्ट लाइक ए बहुत ज्यादा झाग होंगे आपकी यूरिन के अंदर। और कई बार आप देखेंगे, अगर जिनका देसी टॉयलेट है तो आप देखेंगे कई बार उस यूरिनेशन के ऊपर दूर दूर से चींटियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब आप सोच लीजिए कीटोन्स रिलीज हो रहे हैं आपकी यूरिनेशन के थ्रू। हाइपरग्लाइसीमिया। उसके बाद है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, लो ब्लड शुगर लेवल, यानी कि शुगर हाई है तो भी दिक्कत है, लो है तो भी दिक्कत है। लो ब्लड शुगर लेवल कैन कॉज डिजीनेस। जब आपका शुगर बहुत कम हो जाता है, किसी का 50 हो गया, 60 हो गया या 40 हो गया, तो अचानक से आपको डिजीनेस, आप कांपने जैसा शुरू हो जाओगे, कंफ्यूज होने शुरू हो जाओगे, आप फोकस नहीं कर पाओगे, आपको सब कुछ अलग अलग सा अजीब सा लगेगा। ट्रेमर्स एंड फेंटिंग, आप फेंट भी हो सकते हैं, बेहोश भी हो सकते हैं। दिस इज ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ डायबिटीज। ये बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है।
अगर आपका आप मॉनिटर नहीं कर रहे हो तो पता कैसे चलेगा कि हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर बहुत ज्यादा हाई है या बहुत ज्यादा डाउन भी ना चली जाए, ऐसे भी हो सकता है ना। स्पेशली इंसुलिन लेने वाले लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, और ऐसे पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया इतना क्रॉनिक हो जाता है। देखिए, हाइपरग्लाइसीमिया से आपकी आपके धीरे धीरे ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो उसमें डेथ भी हो सकती है, क्योंकि शुगर लेवल इतना फॉल कर गया आपको पता ही नहीं है, आप सोते के सोते रह गए, बैठे हुए थे, बैठे बैठे हाइपोग्लाइसीमिया हुआ और आप खत्म, क्योंकि आपको नहीं पता था कि इंसुलिन की जो डोज मेरे को 32 यूनिट चल रही है, भाई वो 32 यूनिट ही चलती रहेगी। हो सकता है जैसे जैसे धीरे धीरे एज बढ़ेगी, हो सकता है इंसुलिन की डोजेज भी आपकी उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपकी खुराक भी कम होती लग जाती है। मान लेते हैं आप 70 साल के 75 साल के हैं और जवानी में आप खाते थे 7-8 रोटियां, फिर आपकी डोजेज, आपकी खुराक हो गई आपकी दो दो चपाती, एक चपाती, और आप इंसुलिन की डोजेज वही ले जा रहे हैं 32 यूनिट, 18 यूनिट। तो वो हाइपोग्लाइसीमिया जब होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, और सडनली पता चलेगा आपको नहीं, आपके परिवार वालों को कि भैया ये क्या हो गया, और जब देखा तो शुगर बॉडी में था ही नहीं। ऐसा बहुत होता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया सबसे ज्यादा खतरनाक है हाइपरग्लाइसीमिया से। अगर आपका 200 शुगर हो गया तो आप उसको कंट्रोल कर लोगे मॉनिटर करके, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो मॉनिटर करने का मौका नहीं मिलेगा, उसको कंट्रोल करने का मौका नहीं मिलेगा आपको। तो जब चक्कर आ गए तो आप तो सीधा लेट हो गए ना, कि मुझे बिस्तर पे लेटा, मुझे चक्कर आ रहा है, अब ये नहीं पता वो चक्कर आते आते खत्म ही हो गए। हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया से ज्यादा खतरनाक है, यानी लो शुगर आपका हाई शुगर से ज्यादा खतरनाक है। शुगर आप हफ्ते में 3 बार मेंटेन करके रखें, 3 बार आप जरूर चेक करें, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका शुगर लेवल क्या चल रहा है। और आजकल तो शुगर की स्ट्रिप बहुत ज्यादा जेनरिक, बहुत सस्ती आ गई है। ब्रांडेड कंपनियों की शुगर की जो डिवाइस है वो अच्छी अच्छी कंपनीज की, वो 500-600 रुपए की आती है। आजकल स्ट्रिप भी बड़ी सस्ती आती है, लेकिन नहीं, आलस है कि नहीं यार चेक करेंगे ना तो घर वालों को डांट पड़ेगी, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, वो बाउंडेशन में जीना नहीं चाहते। अरे बाउंडेशन आपके भले के लिए भाई, और आप अपने ऊपर बाउंडेशन, आप अपने शरीर से प्यार करते हो तो आपको हफ्ते में 3 बार शुगर जरूर चेक करना चाहिए। फटीगनेस शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट है डायबिटीज का, फटीगनेस, यानी हमेशा फटीगनेस नहीं रहेगी। शुगर लेवल आज बढ़ा हुआ है, मान लेते हैं आज आपने सुबह सुबह गुलाब जामुन खा लिया, उसके बाद खीर खा ली, उसके बाद आपने आप कहीं मीटिंग देने गए कोल्ड ड्रिंक पी ली, और आपको पूरी बॉडी में फटीगनेस आ जाती है, क्योंकि शुगर लेवल इंस्टेंट ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर जा रहा है। आपने कुछ भी मीठा खाया, कभी कभी आपको नींद आने जैसा भी लग जाता है। आप देखना, जो डायबिटिक पेशेंट है, मैं कहूंगा नहीं, लेकिन आप महसूस करके देखना, जिस दिन आपने मीठा खाया होगा आपको बहुत जल्दी नींद आ जाएगी रात को। आपको लगता है कि आज मैंने मीठा खा लिया, और आप अगर डेली रात को 11 साढ़े 11 सोते हैं तो उस दिन आप जैसे ही मीठा खाएंगे विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर अंदर आपको नींद बहुत तेज आ जाएगी, पूरे शरीर में फटीगनेस आनी शुरू हो जाती है। डायबिटीज कैन मेक यू फील टायर्ड एंड स्लगिश इवन आफ्टर ए गुड नाइट स्लीप। आपको, चाहे आप बहुत अच्छी नींद ले चुके हैं और रात को आपने मीठा खाया था, जब आप सो करके उठेंगे, बेशक आप पूरी रात सोए आराम से, सुबह उठेंगे तो पूरी बॉडी में फटीगनेस होगी। दिस इज ड्यू टू द बॉडी इन एबिलिटी टू प्रॉपरली यूज ग्लूकोज फॉर एनर्जी। आपकी बॉडी ग्लूकोज को एनर्जी के लिए प्रॉपर कंज्यूम ही नहीं कर पा रही है, जरूरत से ज्यादा आपने ग्लूकोज डाल दिया उसके अंदर, वो कितना कंज्यूम करेगी, है ना। और जितना जरूरी उतना चाहिए और आप ओवरलोड करे जा रहे हैं उसको, तो फटीगनेस भी आएगी। इंक्रीज हंगर, डायबिटिक पेशेंट को बहुत ज्यादा भूख लगती है, बहुत ज्यादा भूख लगती है। फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर लेवल कैन लीड टू परसिस्टेंट हंगर एंड क्रेविंग। अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है तो वो आपको बहुत ज्यादा भूख लगा सकता है, बहुत ज्यादा आपको क्रेविंग रहेगी, कुछ ना कुछ खाना है मुझे। इवन आफ्टर ईटिंग, आपने खाना खा लिया ना उसके बाद भी कुछ मन करेगा, यार मुझे अभी भी कुछ भूख लग रही है, थोड़ी देर बाद भी फिर से भूख लग रही है। इसका मतलब आप पता क्या सोचते हैं, जब मुझे भूख लग रही है कहीं मेरा शुगर लो तो नहीं है, चलो मैं और खा लेता हूँ। या मुझे बहुत ही भूख लग रही है, मुझे लग रहा है मेरा शुगर डाउन जा रहा है,
बहाना मारते हैं कुछ खाने पीने का, ये सच्चाई है। अब कहते हैं यार मुझे ना ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे लग रहा है मेरा शुगर डाउन चल रहा है, चलो यार मैं एक ना वो लिम्का पी लेता हूँ, चलो यार मैं एक ना वो कुछ शरबत पी लेता हूँ, कुछ मीठा खा लेता हूँ, शायद कुछ एनर्जी आ जाए। लेकिन वो एनर्जी नहीं, वो साइड इफेक्ट होता है आपके इंक्रीज शुगर लेवल का। अगर आपका शुगर लेवल इंक्रीज है तो आपको भूख जैसा भी बहुत ज्यादा लगेगा, आपको लगेगा मुझे भूख बहुत ज्यादा तेज लग रही है, अपना खाना खा लिया उसके बाद भी आपको भूख लगेगी, आपको 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद फिर से लगेगा, आपको लगेगा शायद मैं आपका मेरा शुगर लो है। तो डाउट में मत रहिए, आप शुगर को चेक कर लीजिए ना उसके बाद। अभी एक पेशेंट आए थे ओपीडी में, तो उनको मैं देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि वो मेरी मम्मी को ना चक्कर आ रहे थे, तो मैं कहा परहेज वरहेज कर रहे हो ना? हाँ परहेज तो कर रहे हैं। मैंने कहा मीठा वीठा तो नहीं खिला रहे? नहीं नहीं मीठा वीठा कुछ नहीं खिला रहे, पैर में गैंग्रीन बनी हुई है, पैरों में गैंग्रीन है, सड़ा हुआ है पैर। कह रहा वो रास्ते में चक्कर आ रहे थे, तो बस मैंने आज मम्मी को लिम्का पिला दी। मैंने कहा कैसे पता चक्कर शुगर की वजह से आ रहे थे? हो सकता है माइग्रेन की वजह से हो सकता है सर्वाइकल की वजह से हो सकता है बीपी हाई या लो की वजह से हो। आपको कैसे पता कि लो शुगर हो गया होगा इसलिए आपने उनको लिम्का पिला दी? बस मन को तसल्ली देने वाली बात है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो कहीं लो शुगर तो नहीं हो गया। ये आपके लैक ऑफ मॉनिटरिंग है, क्योंकि आप मॉनिटर नहीं कर रहे। आप कहते नहीं नहीं यार मेरे को लग रहा है तो मुझे कुछ खा पी लेना चाहिए, नहीं, गलत है बिल्कुल। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो तुरंत आपको शुगर चेक करनी चाहिए, उसके बाद देन एक्शन लेना चाहिए। आपको लगता है आपको हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है, आपका मन कर रहा है वो सब चीज खाने का, इसलिए आप उसको हाइपोग्लाइसेमिया का नाम दे रहे हो कि यार मेरा शुगर लो हो रहा है। एक्चुअली वो पता नहीं ना आपको भी, आप तो बस तुक्का मार रहे हो क्योंकि आपको खाना है बस, इसलिए। दिस इज द बॉडीज वे टू ट्राइंग टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स। आपकी जो बॉडी है वो शुगर लेवल को मेंटेन रखती है, और आप जब खाते हैं, जब आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है और आपका शुगर लेवल फिर से शूट अप हो जाता है, तो आपको ये जो भूख लगने वाली चीज है, आपको क्या करना चाहिए? आपको हर 3-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, पेट भर के एक साथ नहीं खाना चाहिए डायबिटीज पेशेंट को। कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह पेट भर के ब्रेकफास्ट, हम बोलते हैं ना, ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, लंच लाइक ए प्रिंस, डिनर लाइक ए बैगर। मुझे ऐसा लगता है कि एवरी मील शुड बी लाइक ए बैगर फॉर डायबिटिक पेशेंट। हर खाना बैगर की तरह ही होना चाहिए। एक डेढ़ चपाती आपने खा लिया, 3 घंटे बाद फिर थोड़ा सा खा लिया, फिर थोड़ा सा खा लिया, इस तरीके से थोड़ा 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 खाना चाहिए। एक साथ इतना भरपेट खाएंगे तो इंक्रीज होगा शुगर लेवल, इसलिए पेट भर के कभी भी नहीं खाना चाहिए। थोड़ी देर बाद कुछ खा लो, ठीक है ना? जब तक आप देखते हैं कि फास्टिंग के बाद जो हम पीपी करते हैं, पीपी होता है खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला, तब तक आपका वो शुगर लेवल एक्चुअल में जो होना चाहिए वो आपका पता चल जाता है। अगर आपको बहुत ज्यादा है ये, तो इसका मतलब आपने खाने में ग्लूकोज आपका बहुत ज्यादा गया हुआ है, ठीक है ना? तो वो 2 घंटे में के बाद 1 घंटा और आपका गैप होकर के, अगर आप हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो इट्स ओके, ठीक है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या है? जो लंबे समय में होगा। लोग कहते हैं यार, जब हम चेक करते हैं किसी पेशेंट को, हम कहते हैं डायबिटीज है, हम पूछते हैं आंखें आंखें ठीक है, हाँ फर्स्ट क्लास है जी, और देख करके भी पता चलता है इसका वेट लॉस भी नहीं है। और देख करके हम पूछते हैं उसको कि आंखों का विजन भी ठीक है और आपका ये सब कुछ ठीक आ रहा है, तो अभी आपको समय बहुत कम हुआ है। जब लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होंगे तब फिर आप संभाले भी नहीं संभलेंगे, क्योंकि ये दीमक एक दिन में लकड़ी को खराब नहीं करती है, धीरे 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 खोखला कर देती है। अनकंट्रोल्ड नंबर 1 है कार्डियोवेस्कुलर डिजीज। कार्डियोवेस्कुलर क्या है? हार्ट से रिलेटेड जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं कार्डियोवेस्कुलर। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज कैन लीड टू एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है थक्का जम जाना। थक्का तो जमेगा ही, क्योंकि अगर आपका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो पक्का आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ा हुआ होगा। ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ होगा, कोलेस्ट्रॉल यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं थक्के भी जमेंगे। और एथेरोस्क्लेरोसिस इसके बाद है इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड अदर कार्डियोवेस्कुलर इश्यूज। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट की जो नसें हैं वो सिकुड़ जाती है और ब्लड का फ्लो ठीक से जाता नहीं है,
हार्ट अटैक होता है और इसी को बोलते हैं, कई बार आपको स्ट्रोक भी हो सकता है, और इसी को बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। नंबर 2 पे देखेंगे तो किडनी डैमेज, जिसको बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी कैन कॉज किडनी फेलियर, जिसको हम बोलते हैं CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज रिक्वायरिंग डायलिसिस और एक किडनी ट्रांसप्लांट इन सीवियर केसेस। देखो, आप अभी आपको नहीं हुआ है ना समस्या, अगर आप डायबिटिक है, अभी आपको नहीं हुई है ना समस्या, आपको लगता है मुझे नहीं होगी, तो ये जब जब सोचेंगे ना मुझे नहीं होगी, तो कभी भी हो सकती है। आप ये मत सोचिए कि मुझे नहीं होगी, आप ये मान के चलो कि मुझे हो गई तो क्या होगा। भाई मुझे कंट्रोल करना है, अपनी जीभ के ऊपर लगाम लगानी है ना। हफ्ते में कम से कम 3 बार मुझे मॉनिटर करना है। 3 बार नहीं कर सकते तो मिनिमम 2 बार तो कर लो, लेकिन 3 बार करेंगे तो अच्छा रहेगा। हफ्ते में 3 बार मॉनिटर कर लो, सस्ती सी स्ट्रिप आती है, 6-7 रुपए की स्ट्रिप आती है, वो इतनी महंगी नहीं है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी कैन कॉज किडनी फेलियर रिक्वायरिंग डायलिसिस और ए किडनी ट्रांसप्लांट इन सीवियर केसेस। जब डायबिटीज वाले पेशेंट का ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा, उसका इफेक्ट किडनी के ऊपर आएगा, और सबसे पहले क्या होगा, उसका क्रेटिनिन लेवल बढ़ना शुरू हो जाए। और जब एक बार क्रेटिनिन लेवल बढ़ना शुरू हो जाए, तो उसको फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, फिर वो धीरे धीरे आपको डायलिसिस पर लेकर के पहुंच जाएगा। और हर 3 से 6 महीने के अंदर अंदर आप अपना HbA1c कराएंगे। तो साथ साथ क्या टेस्ट कराना है आप लिख लीजिए, बाद में मत बोलिएगा कि सर मेरे को, मैं लिखना भूल गया था। आप क्या कराएंगे, HbA1c के साथ साथ KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, आप ये टेस्ट जरूर कराएंगे, जिसके अंदर क्या होगा, यूरिया, क्रेटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, यूरिक एसिड, ये सब कुछ आएगा उसके अंदर। तो KFT आपको जरूर कराना चाहिए हर 6 महीने में, जो डायबिटिक पेशेंट है। नंबर 3 है विजन लॉस। आप गोल्ड लाइन बन गए, आपका टूर क्वालिफाई हो गया, आंखें बंद है, कुछ दिख नहीं रहा है, आप पहुंच गए स्टेज पर, हाथ पकड़ के कोई लेकर के जा रहा है, आप कार अचीवर है, और आपको स्टेज पर पकड़ के लेके गए, लेकिन आपको दिख ही नहीं रहा है, माहौल ही नहीं दिख रहा है, क्या फायदा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आंखें है। अगर विजन ही नहीं है तो सब बेकार है, आप करोड़ों रुपए कमा लो ध्यान से, सब बेकार है अगर आपका विजन ही नहीं है। वो लॉन्ग टर्म विजन, शॉर्ट टर्म विजन की बात नहीं कर रहा हूँ, विजन मतलब आंखों का विजन। डायबिटिक रेटिनोपैथी कैन डैमेज ब्लड वेसल्स इन द आईज। जैसे हार्ट की नसें सिकुड़ जाती हैं, पूरी बॉडी की नसें सिकुड़ जाती हैं, तो आंखों की तो बहुत बारीक बारीक नसें हैं, वो भी सिकुड़ जाती है, लीडिंग टू विजन इम्पेयरमेंट एंड इवन ब्लाइंडनेस इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो ब्लाइंडनेस, अंधापन भी आ जाता है, आंखों की रोशनी चली जाती है। मेरी टीम में ऐसे हैं डिस्ट्रीब्यूटर जिनकी एक आंख की रोशनी जा चुकी है, दूसरी आंख से भी बहुत ब्लड ब्लड दिखाई देता है। तो ऐसे काम का क्या फायदा अगर आप अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे। फोर्थ है नर्व डैमेज। देखो, पूरी बॉडी की नसें खराब करती है, तो चाहे फिर वो डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, चाहे वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो, चाहे फिर वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो, सब पे काम होगा। अनमैनेज्ड डायबिटीज कैन कॉज न्यूरोपैथी, हम बोलते हैं ना डायबिटिक न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी रिजल्टिंग इन नंबनेस, पैरों में सुन्नपन, पैरों में झंझनाहट, पैरों में गैंग्रीन बन जाना, टिंगलिंग एंड पेन इन एक्सट्रीमिटीज एज वेल एज impaired organ function। डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी जब हो जाती है तो पैरों में गैंग्रीन बन जाएगी, पैरों में DVT हो जाएगी, पैरों की नसें सिकुड़ जाएंगी, और आप देखेंगे वेरिकोज की समस्या भी शुरू हो जाएगी। ये सब होगा, ये है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ के ऊपर आपका डायबिटीज का। तो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि डायबिटीज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ cardiovascular disease including heart attack, stroke and heart failure. High blood sugar level can damage blood vessels and lead to build of plaque. ये प्लाक को बनाता है अगर आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है। आप सोच रहे हो ना 200, 250, 300 फर्क नहीं पड़ रहा है आपको, तो ऐसा मत सोचिए आप, वो कहीं ना कहीं अंदर प्लाक बना रहा है, और सडनली आप हार्ट पकड़ के बैठ जाएंगे, और आप सीधा जब जाएंगे तो एंजियोप्लास्टी हो रही होगी या बाईपास हो रही होगी, अगर आप ठीक ठाक पहुंच गए तो।
कई बार ऐसा होता है सडन कार्डियक डेथ, यानी कि कार्डियक अरेस्ट हो जाता है ऑन स्पॉट। आपने देखो ना कई बार पेशेंट खाना खाते खाते रह जाते हैं, बैठे बैठे गिर पड़ते हैं, खत्म। इतना इफेक्ट पड़ता है हार्ट के ऊपर। हाइपरटेंशन ये गॉड गिफ्टेड है, डायबिटीज है तो हाइपरटेंशन है, ये एक दूसरे के बहन भाई हैं कि भैया तू है तो मैं भी, मैं तेरे बिना कैसे रह सकता हूँ। डायबिटीज ऑफन गोज हैंड इन हैंड विद high blood pressure, which further strain the cardiovascular system. Managing both conditions is crucial to prevent serious heart complication. हाइपरटेंशन का क्या मतलब है? हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर हाई है, नसें सिकुड़ी हुई हैं शुगर की वजह से। अब देखो ब्लड का प्रेशर हाई है, नसें सिकुड़ी हुई हैं, ब्लड का फ्लो तो आगे जा नहीं रहा, तो क्या होगा? हार्ट अटैक। आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर रखो, ताकि वो अगर थोड़ी बहुत ब्लॉकेजेस है धीरे धीरे आराम से जा रहा है, और ब्लॉकेज वैसे तो होने नहीं देनी है, लेकिन अगर डायबिटीज के साथ हाइपरटेंशन है तो ऐसे केसेस में कार्डियक अरेस्ट के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो, डायबिटीज कैन रिड्यूस ब्लड फ्लो थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का जो फ्लो है, ये नहीं सिर्फ हार्ट के लिए, पूरी आपके ब्रेन के लिए भी। आप देखते हैं कि कई बार डायबिटीज पेशेंट को चक्कर आने लग जाते हैं, क्योंकि उसका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ब्लड का फ्लो ठीक से आ नहीं रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं, कई बार आपको ब्लैकआउट भी हो जाता है। ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी लीडिंग टू इशू लाइक पुअर सर्कुलेशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, इंक्रीज रिस्क ऑफ पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। तो ये ब्लड फ्लो को भी खराब करता है, नसों को खराब करता है। Effect on vision and eye health. Blood vision. High blood sugar can cause the lens in the eye to swell, leading to blood or fluctuating vision. ये मैं भी बता चुका हूँ। Diabetic retinopathy, damage to the blood vessel in the retina. जो रेटिना है उसको खराब करता है। क्यों? क्योंकि जो नसें हैं जो रेटिना के लिए ब्लड की सप्लाई दे रहे हैं, उस नसों के अंदर ब्लड का फ्लो प्रॉपर जा नहीं रहा। और देखना तो आपको कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है तो आपके रेटिना को लगातार ब्लड का सर्कुलेशन आंखों में चाहिए। आंखों में लगातार सर्कुलेशन नहीं आ रहा है, लेकिन आपको विजन आपका धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। कई बार आप देखेंगे जब आप सुबह सो करके उठते हैं, नोटिस कीजिएगा, जब आप सुबह सो करके उठते हैं बिना चश्मे के, कई बार आपको रात से ज्यादा सुबह आपको लगता है कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब आपका विजन रात से सुबह देखेंगे तो थोड़ा सा रात से बेहतर होता है मॉर्निंग के वक्त, क्योंकि आपकी आंखें बंद होती है, रेटिना को जरूरत नहीं पड़ रही। जब वो आपकी आंखें खुलेंगी तो उस टाइम पे जरूरत पड़ेगी। तो ब्लड का सर्कुलेशन तो प्रॉपर चलता ही है, ऐसा नहीं कि वो आंखें बंद होती है तो सर्कुलेशन नहीं चलता। लेकिन जब हम देखते किसी चीज को प्रॉपरली, और कई बार स्ट्रेस भी पड़ता है, जैसे कि अब मेरे यहाँ पर जो अभी एलईडी लगी हुई है, इसका इफेक्ट पड़ेगा ना आंखों पे। लैपटॉप पे बैठे तो इसके स्ट्रेन तो पड़ेगा ना रेटिना पे, तो अब ये और ज्यादा डिमांड करेगा कि भाई मुझे और सर्कुलेशन दो, मुझे ढंग से देखना है किसी चीज को, है ना। बड़ी गौर से भी तो देखते हैं, कि बार आप मोबाइल फोन को देख रहे हो तो बड़ी गौर से देखते हैं ना। तो उसके लिए सभी के लिए आपका जो रेटिना को ब्लड सप्लाई जा रही है वो प्रॉपर जानी चाहिए। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी बड़ी खतरनाक है। और कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, diabetes increase the risk of developing cataract which can cloud the eyes and impair vision. आपकी आंखों के सामने क्लाउडीनेस आ जाएगा, धुंधलापन आ जाएगा। और दोनों तरीके का मोतियाबिंद हो सकता है, सफेद मोतिया भी हो सकता है, काला मोतिया भी हो सकता है। तो ये विजन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, आंखों के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। आंखों को बचा के रखना है, हार्ट को बचा के रखना है, किडनी को बचा करके रखना है, ठीक है ना। तो लीवर के ऊपर भी इफेक्ट आता है इसका, लीवर जरूर फैटी होता है डायबिटिक पेशेंट, ठीक है ना। किडनी एंड ब्लैडर इशू, किडनी डैमेज, हाई ब्लड शुगर लेवल कैन डैमेज द डेलिकेट ब्लड वेसल्स and filter the kidney leading to
impaired kidney function and even kidney failure। जो देखो, जो किडनी के लिए ब्लड की सप्लाई जा रही है वो भी तो नसों में जा रही है, और पूरी बॉडी के नसें खराब कर रहा है डायबिटीज। मैंने कहा ना, वो दीमक है, फैल चुका है शरीर में। वो चाट रहा है, धीरे धीरे नसों को चाट रहा है, क्योंकि मतलब उसको खोखला कर रहा है, मतलब नसों को श्रिंक कर रहा है। जो शुगर लेवल है वो श्रिंक कर रहा है। वो श्रिंक कर रहा है तो ब्लड की सप्लाई तो पूरी बॉडी में हर जगह चाहिए ना। अब किडनी को सप्लाई नहीं जा रही है प्रॉपर। जब किडनी को सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रही है तो वो फिल्टर ठीक से कैसे करेगा? जब फिल्टर ठीक से नहीं करेगा तो फिर वो क्रिएटिन लेवल बढ़ेगा, इसलिए किडनी डैमेज है। ब्लैडर प्रॉब्लम, डायबिटीज कैन कॉज नर्व डैमेज दैट affect the bladder, leading to urinary incontinence, difficulty emptying the bladder, and the increased risk of urinary tract infection। फीमेल्स के अंदर यूटीआई की समस्या का एक ये कारण भी है डायबिटीज। यूटीआई भी हो सकता है उनको। और देखो, जो ब्लड की सप्लाई जा रही है, जैसे कि हम बताते हैं बार बार, यूरिनरी सिस्टम हमारा कैसा किडनी से शुरू होता है। किडनी से दो यूरेटर निकलते हैं, दो यूरेटर जाते हैं, एक इसके अंदर, एक यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और यूरिनरी ब्लैडर से हमारा यूरेथ्रा जाता है, जहां से हम यूरिन पास करते हैं। लेकिन इन सब के अंदर भी बारीक 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 आर्टरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड की सप्लाई प्रॉपर दे रहे हैं वहां तक। सप्लाई तो हर जगह आपने कम कर दी है ना। अब ऐसा नहीं कि घर के अंदर आपकी एक जगह बिजली आ रही है 220 और एक जगह आ रही है 100, ऐसा नहीं होगा। घर की बिजली अगर कम होगी, है ना, वोल्टेज कम होगी, तो पूरी घर की वोल्टेज कम होगी। ऐसे पूरी बॉडी की आपने क्या किया, सर्कुलेशन पूरा डाउन कर रखा है। तो ये प्रॉब्लम होगी यूटीआई की। Increase the urination, the high level of blood sugar associated with diabetes can cause the kidney to work overtime, resulting in excessive thirst and frequent urination। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूरिनेशन आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नर्व डैमेज, फुट कॉम्प्लिकेशन, हैंड एंड आर्म इश्यूज। ये नर्व डैमेज जो है ना, ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। जस्ट से ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और पूरी बॉडी की अगर नर्व डैमेज होगी तो सारी प्रॉब्लम होगी, नर्व डैमेज एंड न्यूरोपैथी। सबसे पहले देखते हैं नर्व डैमेज। डायबिटीज कैन डैमेज द नर्व थ्रू आउट द बॉडी, लीडिंग टू द कंडीशन कॉल्ड न्यूरोपैथी। दिस कैन कॉज नंबनेस, सुन्नपन आ जाएगा, कहीं भी सुन्नपन आ सकता है। आपके पैरों में, आपकी काफ मसल्स में, आपकी थाइज में, आपके बाजुओं में, कहीं भी नंबनेस आ सकती है। और अगर बाजुओं से होते होते नंबनेस अगर आपकी हार्ट तक पहुंच रही है तो सडन कार्डियक अरेस्ट होगा, सडन कार्डियक अरेस्ट। फुट कॉम्प्लिकेशन, न्यूरोपैथी इन द फिट कैन मेक इट डिफिकल्ट टू फील इंजुरीज और डिटेक्ट प्रॉब्लम्स, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ अल्सर। अल्सर मतलब वही गैंग्रीन, इन्फेक्शंस, बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होने लगेंगे। एंड इवन एम्पुटेशन इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, मतलब हो सकता है कि वो पोर्शन काटना पड़ जाए। बहुत सारे लोगों के आपने हाथों की, पैरों की उंगलियां कटते देखे, पैरों को पंचा कटता हुआ वो देखा होगा, कि अगर पूरा पूरा पैर भी काटना पड़ जाता है। हैंड एंड आर्म इश्यूज, नर्व डैमेज इन द हैंड एंड आर्म कैन लीड टू ए लॉस ऑफ सेंसेशन, वीकनेस एंड डिफिकल्टी विद फाइन मोटर स्किल, इम्पैक्टली डेली एक्टिविटीज। आप देखेंगे आपकी बाजुएं बहुत कमजोर हो जाती हैं डायबिटिक पेशेंट की। बहुत पतली पतली बाजू हो जाती हैं, पूरा मसल्स एकदम से लॉस हो चुका होता है। और हाथों में, बाजू में बहुत कमजोरी आ जाती है। आप ज्यादा वजन उठाएंगे ना तो आप हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगेगा, क्योंकि नसों में खिंचाव होने लग जाता है, नसों में बहुत दर्द होता है। आप उठा करके देखिए, जो डायबिटिक पेशेंट है, जरा एक 10-15 किलो वजन उठा करके आप 50 कदम चल करके दिखाइए, और जैसे आप उस वजन को रखेंगे, आपके पूरी बाजू में पेन होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो नसें वो श्रिंक हो चुकी है। तो ये नसें श्रिंक नहीं होनी चाहिए। हमें इसके लिए क्या करना है, रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है, और रेगुलर सप्लीमेंट्स खाने हैं, और ट्रीटमेंट भी करना है। स्किन एंड डेंटल प्रॉब्लम, आपने देखा होगा जिनकी बहुत अनकंट्रोल डायबिटीज, उनके दांत गिर जाते हैं बहुत कम उम्र में, देखा होगा आपने। इवन आज भी एक पेशेंट आए थे रोहिणी में।
तो मैंने उनको देखा कि उनकी एज बहुत ज्यादा नहीं थी और उनके दांत गिरे हुए थे। मैंने कहा इतने कम एज में बताओ दांत गिरे हुए हैं आपके, है ना। तो ये जो डेंटल प्रॉब्लम्स हैं ये भी बहुत ज्यादा है। स्किन इश्यूज, diabetic can lead to a variety of skin problem including bacterial and fungal infection, dry skin and slow healing of wound. Proper skin care is a crucial prevent complication. देखो, डायबिटिक पेशेंट को स्किन इश्यूज बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, और डायबिटिक पेशेंट की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ड्राई भी रहती है, और कोई जख्म हो जाए पैरों में तो वो ठीक नहीं होता। पैरों में चाहे हाथ में कोई भी जख्म हो जाए इतनी आसानी से ठीक नहीं होता, क्योंकि जो बैक्टीरियाज हैं वो और जो फंगल इन्फेक्शन है वो आपके ऊपर की स्किन जो है, जो जिसको हम बोलते हैं डर्मेरिस डर्मिस डर्मिस जो लेयर है उस डर्मिस लेयर को खराब कर देती है डायबिटीज। तो जो डर्मिस लेयर है वो खराब होगी तो स्किन भी ड्राई होना शुरू हो जाएगी, प्लस आपकी जो वुंड है, जो आपके जख्म है, उनको भी ये ठीक नहीं होने देगी। तो डायबिटिक पेशेंट की जो देखते हैं हीलिंग बहुत स्लो होती है। Dental problem, high blood sugar level associated with diabetes can risk of cavities, gum disease, मसूड़ों में प्रॉब्लम, टूथ लॉस, दांतें गिर जाएंगे। Regular dental checkup and good oral hygiene are essential for diabetic individuals. रेगुलर आपको डेंटल चेकअप करना चाहिए। गम डिजीज तो होगी, उसके लिए आपको क्या, सबसे पहले आप शुगर कंट्रोल करेंगे तो गम डिजीज ऑटोमेटिकली क्योर होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपका शुगर लेवल मेंटेन नहीं है तो आपके मुंहगुड़े फूलते रहेंगे, दांत गिरते रहेंगे, ये समस्या होंगी। फुट केयर, डायबिटीज कैन कॉज नर्व डैमेज एंड पुअर सर्कुलेशन लीडिंग टू फुट सोर्स। जो पैरों के जो पंजे हैं वो सुन्न हो जाते हैं। एंड अल्सर दैट आर स्लो टू हील, अल्सर भी, जो भी जख्म होगा वो धीरे धीरे हील होने में टाइम लगेगा। प्रॉपर फुट केयर इंक्लूडिंग रेगुलर चेकअप एंड प्रॉपर फुटवियर। देखो डायबिटिक पेशेंट को ना पैरों में पसीने नहीं आने चाहिए। जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर वो लेदर शूज पहनते हैं, उनको किसी लोकल लेदर शूज ना पहने, अच्छी कंपनी के ब्रांडेड लेदर शूज पहने, जिससे कि पैरों में सॉक्स के अंदर पसीने ना आए, नहीं तो उनको ये सब समस्या हो सकती है। और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा ब्रांडेड स्पोर्ट्स शूज पहनने की कोशिश करें, जिसमें से एयर भी इजीली पास हो पाए। ये आपको देखना है। प्रॉपर फुट केयर बहुत जरूरी है। आप जब घर पहुंचते हैं आपको पैर अच्छे से वॉश करने चाहिए, ढंग से वॉश करने चाहिए सोने से पहले। और आपको पैरों के जो नाखून है, जो नेल्स हैं, वो समय समय पर कटने चाहिए। कई लोगों के पैरों के नेल्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं और धीरे धीरे वो ही समस्या को करते हैं। जब आप शूज पहनते हैं तो वो नेल टकराता है शूज के फ्रंट पॉइंट पे, और धीरे धीरे पैरों की जो नसें हैं, अंगूठे की जो नसें हैं, धीरे 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 उनके ऊपर इफेक्ट आने शुरू हो जाता है। फिर आपको पेन होना शुरू हो जाता है, फिर अंदर अंदर धीरे धीरे जख्म शुरू होना होता है। फिर देखते हैं अंगूठा, पैर का अंगूठा नीला पड़ गया, फिर धीरे धीरे कहते हैं ये तो गैंग्रीन बन गया, और धीरे धीरे फिर वो काटना पड़ता है। फुट केयर बहुत जरूरी है, तो फुट केयर आपको जरूर करना चाहिए और ढंग से आपको प्रॉपर फुटवेयर पहनने चाहिए। समस्याएं देखने बहुत सारी है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग डायबिटीज, proper management of diabetes is crucial to prevent serious health complication and maintain overall well-being. Effective blood sugar control, lifestyle changes, and regular medical checkups can help mitigate the long-term side effect of this chronic condition. देखिए डायबिटिक पेशेंट को 45 मिनट ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक, तो कहते हैं मॉर्निंग वॉक करके तो आते हैं, वो वॉक नहीं, आप टहल रहे हैं, वो वॉक नहीं है। आप टहल रहे हो नहीं टहल रहे हो फर्क नहीं पड़ता। ब्रिस्क वॉक, तेज चलने को बोलते हैं ब्रिस्क वॉक, 45 मिनट्स डेली करनी चाहिए। और 15 मिनट खड़े होकर के बीसीएम करनी चाहिए। हो सकता है उनके पैरों के जो नीचे का जो तलवा है, वो पैरों का जो तलवा है बहुत, उसकी स्किन बहुत नाजुक हो जाती है डायबिटिक पेशेंट की। तो नई वाली बीसीएम स्लो स्पीड पर 15 मिनट जरूर करनी चाहिए डायबिटिक पेशेंट। तो आप डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी से बच सकते हैं।
और साथ में क्या करना है, सॉल्यूशन क्या है। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में आपको ये कोई भी साइड इफेक्ट ना हो और आपको ये महसूस भी ना हो कि मैं डायबिटिक हूँ, आप एक नॉर्मल पर्सन की तरह आप अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं एक नॉर्मल पर्सन की तरह लाइफ जीना चाहता हूँ, जो डायबिटिक पेशेंट है। जो हैंड रेज कर रहे हैं तो क्या वो डायबिटिक है? वो हैंड रेज कर रहे हैं जो डायबिटिक है ना। अगर आप वाकई में नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप इसको फॉलो कर लीजिए। आपको कभी जिंदगी में कोई समस्या नहीं होगी डायबिटीज से रिलेटेड। सॉल्यूशन क्या है? चिटोसन। चिटोसन आपके कहीं भी इंटरनली कहीं भी इंफेक्शन है उसको खत्म करेगा, उसको कभी जिंदगी में होने नहीं देगा। चिटोसन आप शुरुआत करें, आप दो से 2 सुबह 2 शाम, 2 सुबह 2 शाम आप ये लगातार लेते रहिए। चाहे आपको ये मत सोचो कि मेरा वजन नहीं है। अभी कुछ लोग सोचते हैं चिटोसन मतलब मोटापा, पर भाई चिटोसन के बहुत सारे बेनिफिट हैं। डायबिटिक पेशेंट को जरूर लेनी चाहिए चिटोसन। 2 सुबह 2 शाम, खाना खाने से आधा घंटा पहले गुनगुने पानी से कम 6 महीने चिटोसन 2 सुबह 2 शाम। और 6 महीने के बाद अपनी लाइफ का इसको पार्ट बना लीजिए, मुझे जिंदगी भर चिटोसन खाना है, 1 सुबह 1 शाम, 6 महीने के बाद। क्योंकि आपकी बॉडी में जितनी भी समस्याएं हैं उनको ठीक होने में लगभग 6 महीने लगेंगे, जो अभी तक आपको कॉम्प्लिकेशन हो चुके हैं। उसके बाद आप इसको 1 सुबह 1 शाम कर देंगे। करेक्ट। और जिमनिमा 2 सुबह 2 शाम आपको लगातार लेनी चाहिए। अगर ज्यादा भी ले लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन 2 सुबह 2 शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले। कुछ लोग खाना खाने से तुरंत पहले लेते हैं तो कोई फायदा नहीं है, वो बीटा सेल्स कैसे जनरेट करेगा। तीसरा, स्पारुलिना। हर सप्लीमेंट का अपने आप में कोई ना कोई रोल है। स्पारुलिना क्यों देना है डायबिटिक पेशेंट को? डायबिटिक पेशेंट की सारी मसल्स लॉस हो जाती है, ठीक है ना। इसके अंदर सब कुछ है, सुपर फूड है ये, ठीक है। जब आपको लगता है कि आपको क्रेविंग ऐसी हो रही है, मीठा खाने की इच्छा हो रही है, तब आप स्पारुलिना खा सकते हो। लेकिन आपको स्पारुलिना डायबिटिक पेशेंट को, जैसे आपको जिमनिमा खानी है, स्पारुलिना आपको लाइफ टाइम खाना चाहिए। स्पारुलिना लाइफ टाइम, मसल लॉस नहीं होगा। और जिनके मसल लॉस हो चुके हैं ना, आज आप देख लीजिए जो आपके मसल्स हैं, और 1 साल बाद देख लीजिएगा जो आपके मसल्स बनेंगे। एक दिन में चमत्कार नहीं होगा, आपको लगेगा 1 महीने से खा रहा हूँ कुछ हुआ नहीं, नहीं चमत्कार नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपका मसल लॉस नहीं होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप डायबिटिक है। स्पारुलिना आपको जिमनिमा के साथ आपको डेली लेनी चाहिए। स्पारुलिना का कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि खाना खाने से पहले लेना है या खाना खाने के बाद लेना है, ऐसा नहीं है। कभी भी आप ले सकते हैं, 2 सुबह 2 शाम। और ओमेगा जस्ट आफ्टर हैवी ब्रेकफास्ट। ओमेगा आपके सभी जॉइंट्स के ऊपर काम करती है, क्योंकि जब डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, जब डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है तो दिमाग के ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर भी इफेक्ट आता है। आप आप कंफ्यूज रहने लग जाते हैं, आप सोचने समझने की, आपकी मेमोरी वीक होने लग जाती है, आपकी आंखें कमजोर होने लग जाती है, ब्लड विजन होने लग जाता है। जो ब्लड विजन होगा तो आपको ओमेगा भी लेनी चाहिए, आपके जॉइंट्स के ऊपर भी काम करेगी। ये 4 सप्लीमेंट आपको जरूर लेने चाहिए अगर आप डायबिटिक हैं और पूरे 100 साल जीना चाहते हैं। और वाकई में रीजन है कि मेरे को टेंस के अंदर गोल्ड लाइन जाना है, डॉक्टर लाइन जाना है, तो सबसे पहले यू हैव टू मेंटेन योर सेल्फ। आपको अपने आप को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। करेक्ट। ये 4 सप्लीमेंट सभी डायबिटिक पेशेंट को लेना जरूरी है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है जो डायबिटिक है? वो लेंगे ना ये 4 सप्लीमेंट, अपने आप को मेंटेन रखना है ना, जिंदगी भर फिट रखना है ना, तो ये चारों लेना है। और ये शुरू कर दीजिए और आप देखिएगा आपको बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। और पॉइंट्स क्या करने हैं? ST36 SP3, क्योंकि पेनक्रियाज को भी एक्टिवेट करेगा, कोलेस्ट्रॉल को भी खत्म करेगा, शुगर लेवल को भी मेंटेन करेगा। ब्लड शुगर सर्किल ऑन ऑन बिटवीन द मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर, अब जो ब्लड शुगर सर्किल है 29 पेनक्रियाज का पॉइंट है। और जब आप देखते हैं डायबिटीज पेशेंट जब सीढ़ियों पर चढ़ता है ना, पैरों में इतनी फटीगनेस, इतनी थकावट होती है, सांस भी फूलता है। और L11 L8 इतनी सारी डिजीज ठीक करेंगे, इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम आल्सो। तो डायबिटिक पेशेंट को ये पॉइंट भी लेने चाहिए और ये सप्लीमेंट लेने चाहिए, बीसीएम करनी चाहिए, और खाने को सिस्टम जरूर ठीक से बनाना चाहिए। तो थैंक यू इस टॉपिक के लिए। और अब हम बात करेंगे